हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात का पार्ट 4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 990 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग के 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर हो। देखो, ये कहने का मतलब ये है कि पहले भाग का आधा तो उसका 1/2, दूसरे भाग का 1/3 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा 1/5 आपस में सभी बराबर हो। ठीक है, यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं दिया है तो सीधा नीचे वाली हमारा आंसर हो गया, मतलब वैल्यू हो गई। सॉरी, यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे सी की वैल्यू 5 है। हमारे पास टोटल पैसा कितना है? 5 और 3 8 और 2 10। हमारे हिसाब से टोटल पैसा है 10, वो बोल रहा है 990 रुपये है टोटल। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 की वैल्यू हो गई 99। तो हमें यहाँ पर है ना इनके तीनों की वैल्यूज़ निकालना है। ठीक है, हमें पहला देखो, अब ये पूछता अगर मान लो यहाँ पर कि दूसरा हिस्सा बताओ या तीसरा हिस्सा बताओ, मान लो ये पूछ रहा है, कभी क्वेश्चन बनता है ऐसा कि दूसरा हिस्सा बताओ कि दूसरा हिस्सा कितना है। तो दूसरा हिस्सा कितना है? b की वैल्यू है 3। तो 1 अगर 99 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर होगा? तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो। 3 नम 27 की 7, 2 बचा 29, 3 नम 27 2 29। ठीक है, 297। एज इट इज अगर वो पूछ ले कि पहला हिस्सा कितना है तो 1 बराबर है 99 के, तो 2 बराबर होगा इसके डबल के, 9 दूना 18 और 1 19 और 1 8, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये 5वां हिस्सा पूछे तो 5 की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। 450 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए बी 2:3 में हो, बी सी 6:5 में हो। देखो, ए बी सी में हमें बांटना है, ए बी में 2:3, बी सी में बांटना है हमें 6:5। ठीक है, तो 5 तिया कितना हो गया? 15, 6 तिया हो गया 18 और 6 दूना कितना हो गया? 12। अब इसको आप काट लो, बिल्कुल नंबर जहाँ तक कट जाए वहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 चौक 12, 3 चंग 18, 3 पंच 15। ठीक है, सी का हिस्सा बताना है हमें और टोटल पैसा है हमारे पास 450 रुपये। तो यहाँ जोड़ दो, 4 और 6 10 और 5 15। हमारे हिसाब से टोटल पैसा है 15 रुपया, वो बोल रहा है 450 रुपया है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 15 तिया 45 30। वो बोल रहा है सी का हिस्सा बताओ। सी कितना है यहाँ पे? 5। तो 5 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। 1 अगर 30 के बराबर है तो 5 होगा 150 के बराबर। 5 तिया 15 होता है ना 150। ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए 78 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 1200 रुपये की एक राशि एबीसी में, ए बी सी में 5 7 और 13 में हमें बांटना है। तो सी और बी के हिस्सों का अंतर पूछा है। तो देख लो, 1200 रुपये हमें टोटल बांटना है। यहाँ पर इनकी तीनों की वैल्यू दे दी ऑलरेडी, 5 7 और 13 में। तो यहाँ पर टोटल पैसा कितना है? 13 और 7 20 और 5 25। इसके अनुसार है 25 टोटल पैसा, और वो बोल रहा है कि 1200 रुपये है उसके पास टोटल। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो, यहाँ पर ये होगा 36, ये 36 बार कटेगा। इससे कैसे कटेगा? देखो जल्दी से कैसे करा, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर समझना, देखो ये 36 से इसे काट दिया मैंने कि यहाँ पर टोटल पैसा हमारा बना 25 रुपया, वो बोल रहा है 1200 रुपया बना। तो मैं 1200 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 12 गुना 100, 1200 ही होता है ना। अब 25 से ये कटेगा 4 बार, और 12 चौक कितना होता है? सॉरी 48, गलत बोल गया। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 48, 12 चौक 48 है ना। तो सी और बी के हिस्सों का अंतर बताना है। यहाँ पर सी और बी इन दोनों के हिस्सों में कितने का अंतर है? 6 का। देखो 13 और 7 में कितने का अंतर है? 6 का है ना। तो हमें 1 की वैल्यू पता है तो 6 की वैल्यू निकालना है, बस सी और बी का डिफरेंस तो निकालना है। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 48 की 8 कैरी 4, 6 चौक 24 और 4 28, 288। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, चलो 79 देखते हैं। एबीसी बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात नीचे दिया गया है। देखो ए बी और सी, 3 है ना एबीसी बल्लेबाज। ए बी का रेशो है 5:3, बी सी का रेशो है 4:5। तो उन सब ने इतने रन बनाए। तो पहले टोटल रन बना लीजिए इनके, 5 तिया 15,
4 तिया 12 और 4 पंजे 20। देखो नहीं कटेगा ये। ओके, तो ये उन सब ने कितने 564 रन बनाए। यहाँ इनको जोड़ दो, देखो ये हो गए 12 12 24 25 26 27 27 और 20 47। इसके अनुसार टोटल रन कितने हैं इसके 47 है ना, 20 30 40 और 7 47। तो 47 हमारे हिसाब से है, वो बोल रहा है 564 है। तो बी ने कितने रन बनाए, तो बी ने बनाए 12, तो हमें 12 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 47 इसके बराबर है, तो 12 किसके बराबर होगा, यही तो निकालना है हमें। ठीक है, 47 अगर इसके बराबर है तो 12 किसके बराबर होगा। तो आप एक काम करो कि 47 से पहले इसको एक बार काटो, फिर 1 की वैल्यू आएगी, फिर उसमें 12 की वैल्यू निकालेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये अगर इसकी वैल्यू है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, अगर ये इसके बराबर है तो हमें 12 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 47 से ये कितनी बार कटेगा, तो देखो 47 से ये 47 जाएगा 1 बार, तो 47 हो गया, तो 3 और ये 9 बच गया है ना, तो ये डबल है 47 का, फिर तो 12 बार कट जाएगा ये। ओके, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12, क्योंकि 47 से ये 12 बार में कट गया पूरा। 1 की वैल्यू आ गई 12 और हमें चाहिए बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ 12, तो हमें 1 की वैल्यू जब 12 दी है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, 12 गुना 12 मतलब 144। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, चलें अगला करें। एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्र ABCD में इस अनुपात में बांटे, तो उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी है। देखो पेनों की हमें न्यूनतम संख्या बताना है। ठीक है, कि उसके पास मिनिमम कितने पेन हैं, और अपने 4 पेन है उसके पास, तो 1/3 1/4 1/5 और 1/6 के फॉर्म में इसके पास ये जो पेन है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी रेशो में आ जाए तो नीचे वाली संख्या को हटाएंगे, बराबर में आ जाए तो ऊपर वाली संख्या को। 3 4 5 6 इनका एलसीएम लेना है हमें, तो 3 4 5 6। तो देखो सबसे बड़ा नंबर ले लिया 6, उसके साथ 5 5 का कोई फैक्टर नहीं होता तो वो भी ले लिया मैंने। 4 में से देखो 6 के अंदर क्या आता है, 3 और 2 आता है ना, तो 2 हम ले चुके हैं यहाँ पे, तो 1 3 बचा, सॉरी 1 2 बचा, तो वो 1 2 ले लिया। ठीक है, और 3 तो ऑलरेडी आता है इसमें, तो इसका एलसीएम आ गया 6 पंजे 30 30 दूना 60। इसका एलसीएम कितना आ गया 60। तो ऊपर 60 का मल्टीप्लाई कर दो बस, ऊपर हमें जहाँ जहाँ 1 लिखा है हमने वहाँ पर हमें 60 लिख देना है। ठीक है, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 में, तो यही आएगा और क्या। तो 6 से ये कटेगा 10 बार, ये कटेगा 12 बार, ये कटेगा 15 बार और ये कटेगा 20 बार। ठीक है, 20 या 60 15 चौक 60 और 12 पंजे 60 और 6 दाम 60। ठीक है, 20 15 12 10। तो ये बोल रहा है उस व्यक्ति के पास पेनों की संख्या कितनी है। तो पहले व्यक्ति को उसने इतने पेन दिए, दूसरे को इतने दिए, तीसरे को इतने और चौथे को इतने। तो जोड़ लो 20 और 10 30, 30 और 40 45, 45 2 47, 47 और 10 57। 57 पेन जो है उसने वो अपने फ्रेंड्स को दिए हैं, मतलब न्यूनतम संख्या पेन की कितनी है, मिनिमम 57 पेन है उसके पास। ठीक है, एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। देखो एक तरबूज था जिसका भार कितना था 3:5 में, और ये बोल रहा है कि उनमें बड़े टुकड़े को, तो इन दोनों में बड़ा टुकड़ा कौन सा। देखो पहले ये समझो, एक तरबूज था जिसको जो 100% था टोटल। ठीक है, अगर उसको 3:5 में बांट दिया तो 100 का तीसरा हिस्सा मतलब ये 33% में बांट दिया, और 5वां हिस्सा हो गया 20%। इनको इस रेशो में बांट दिया गया। ठीक है, तो और ये बोल रहा है कि जो बड़ा वाला हिस्सा है, सॉरी गलत बोल गया, ये 5 वाला हिस्सा ज़्यादा जाएगा। ठीक है, क्या परसेंटेज में मत समझो इसको, परसेंटेज में इसको आपको परसेंटेज में ही पढ़ाऊंगा, यहाँ पर आप मत समझिए इसको, क्योंकि यहाँ पर देखो कहने का मतलब ये है कि 3 और 5 कितना होता है 8, 8 में से 3 छोटा हिस्सा है और 8 में से 5 बड़ा हिस्सा है। ठीक है, ये वाला छोटा हिस्सा है, ये वाला बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये 5 है ना, बड़ी संख्या है तो बड़ा हिस्सा। और एक तरबूज का भार, ये इनका वेट है ना, वेट दिया है हमें, 2 टुकड़ों में काट दिया एक तरबूज को इस 3:5 में। अभी बोल रहा है उनमें से बड़े टुकड़े को, बड़े टुकड़े मतलब ये 5, इसको भी 5:7 में दोबारा काट दिया, इसको भी फिर से काटा
और किस रेशो में काटा, 5:7 में। तो 5:7 में जब इसको काटा है तो टोटल कितना है इसका वेट, 5 और 7 कितना हो गया, 12। मतलब एक हिस्सा हो गया 12 में से 5वां भाग और एक हो गया 12 में से 7वां भाग। अगर मैं इसको रेशो में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा कि टोटल वेट है उसका 12 और 12 में से ये 5वां हिस्सा अलग और 12 में से 5 हिस्से अलग हो गए, तो 12 में से कितने हिस्से बचे, 7। ये इस तरीके से इसको लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर समझना, अब इसका कहने का मतलब ये है, अब मैं इसको क्लियरली समझाता हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए छोड़िए इसको, यहाँ पे देखते हैं हम नीचे। एक तरबूज का भार है, पहला है 3 और ये पूछ क्या रहा है कि उन तीनों टुकड़ों को का अनुपात बताना है। तो देखो पहला टुकड़ा तो छोटा वाला है 3, इसको तो कोई चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज करने का बोला ही नहीं उसने। अब दूसरे वाला टुकड़ा आगे क्या बोल रहा है कि बड़े टुकड़े मतलब 5 को हमें 5:7 में बांटना है और 5 को भी 5:7 में बांटना है। तो 5:7 में बांटना है तो 5 और 7 कितने हो गए, 12। मतलब एक हिस्सा है 12 में से 5वां और दूसरा हिस्सा है 12 में से 7वां। तो देखो दूसरा हिस्सा भी 5 है, तीसरा हिस्सा भी 5 है ना, ये तो 5 है ना बड़ा, क्योंकि इसको अब इन 2 रेशो में बांटना है। तो पहले को बांटना है, इस बड़े वाले हिस्से को 2 भागों में बांटना है, किस 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 अनुपात में, 5:7 में। तो पहले इसको बांट दिया 5 भाग में और दूसरे में बांट दिया 7 भाग में, ठीक है। एक बार 5 में बांट दिया, दूसरे में 7 में बांट दिया। लेकिन आप जानते हैं कि 7 और 5 कितना है टोटल, 12। मतलब 12 में से 5वां भाग इस बी वाले को दिया, सेकंड वाले को, ये ए वाला हिस्सा है, ये बी वाला है, ये सी वाला है। तो 12 में से 5 भाग बी को दिया, तो 12 में से 7 भाग सी को मिला, ठीक है। समझ में आया ना, ये इस तरीके से होता है ये। तो देखो रेशो में नीचे वाले नंबर को काटा जाता है ना, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ 12 नहीं है, तो 12 हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है सब दूर। तो 12 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो गया, 12 का मल्टीप्लाई ऊपर यहाँ भी हो गया और 12 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो गया। तो इस 12 से ये कट गया और इस 12 से ये कट गया। यहाँ हो गया 12 तिया 36, ये हो गया 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25 और ये 5 में 7 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 35। तो 36, 25, 35 ये हो गया इसका आंसर। चलो, 3 संख्याओं का योग 98 है। पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 है। चलो 3 संख्याएं ए बी सी मान ली मैंने। ये बोल रहा है पहली का दूसरी से अनुपात 2:3 है। तो पहली का दूसरी से जो अनुपात है वो 2:3 है। दूसरी और तीसरी में अनुपात है 5:8 का, ठीक है। तो सोल्व कर लो, 8 तिया कितना हो गया, 24, 5 तिया 15, 5 दूना 10। ये रेशो आ गया इनका तीनों संख्याओं का, और तीनों संख्याओं का जो योग है वो 98 दिया है। तो इनको जोड़ लो आप, 10 और 15 हो गया 25, 25 और 24 कितना होता है, 49। हमारे हिसाब से इनका टोटल योग है 49, वो बोल रहा है 98 है। तो 49 का डबल होता है ना 98। तो एक किसकी वैल्यू हो गई, 2 की। हमें चाहिए दूसरी संख्या मतलब बी वाला हिस्सा, जो कि कितना दिया है, 15। तो 1 अगर 2 के बराबर है तो 15 होगा 30 के बराबर। ये हो गया आपका आंसर 30, ठीक है। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन इसके जैसा आर एस अग्रवाल में भी है। आर एस अग्रवाल का जो अनुपात समानुपात का एक चैप्टर है, उसमें शायद 100 नंबर या 99 के कुछ आसपास ये क्वेश्चन है इसके जैसा बिल्कुल। वहाँ पे 4 रेशो में दिया है शायद, 1 2 3 4, और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है वहाँ पे, कुछ 144 कुछ आएगा, ठीक है। तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैंने काफ़ी समय पहले उसको सोल्व कराया था। आप ज़रूर एक बार चेक कर ले उसको। और इसी तरह का क्वेश्चन है, तो ये समझने के बाद आप वो भी समझ लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन आप ढंग से समझ पाएँ। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तो हीरे का टुकड़े का जो मूल्य है वो उसके भार के वर्ग, तो भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। मतलब ये इसके बराबर होता है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, बराबर है। इसका मतलब कोई कांस्टेंट है, इसको हटा करके कोई कांस्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो मूल्य जो है वो उसके, इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकता है कि उसका जो मूल्य है वो अनुक्रमानुपाती है उसके भार के वर्ग के, ठीक है। 2 तरीके से लिख सकता है, मैं दोनों बता दिए। या फिर उसके अनुसार परिवर्तित होता है, मूल्य बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा, भार में चेंज होगा, और भार बढ़ेगा तो मूल्य में चेंज हो जाएगा। ये इस तरीके से इसमें अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है।
यदि इतने मूल्य का एक हीरा, मतलब इसका हीरे का मूल्य दे दिया हमें इतना, ठीक है, एक हीरा है जिसको 3 टुकड़ों में काटा जाए तो उनके भार का अनुपात 1:2:3 है, ठीक है। मैंने मान लिया पहला हिस्सा 1x है, दूसरा हिस्सा 2x है, तीसरा हिस्सा 3x है। इन तीनों को जोड़ दो टोटल, ठीक है। तो तीनों को जोड़ने से होगा क्या, पूरे एक, देखो हीरे को काटा गया है ना, 3 टुकड़े करे गए हैं उसके, ये पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, तो इसका टोटल भार कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6x, ये 6x हो गया उसका टोटल भार। लेकिन आप जानते हैं कि भार का तो स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और x का स्क्वायर 36x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया, आपका हीरे का टोटल भार आ चुका है यहाँ पे। और हीरे का जो टोटल भार का स्क्वायर जो है वो मूल्य के अनुक्रमानुपातीय मूल्य के बराबर है, और मूल्य कितना दिया है, 5184, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, ये 36 से कटेगा 12 बार, ठीक है। ये 36 से कितनी बार, सॉरी 144 टाइम कटेगा, ये गलत बोल गया, 144 टाइम कटेगा ये। और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 12। अब आप देखिए यहाँ पे हीरे का जो भार है वो किस रेशो में दिया है, 1:2:3, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसके भार का स्क्वायर, एक बार हमने इस तरीके से भार जोड़ करके भार निकाल दिया, दूसरी बार उसको समझें तो भार के स्क्वायर से काटने पे उसको हानि कितनी हुई है। तो भार के स्क्वायर में अगर उसको काटें, समझना इस स्क्वायर में उसको काटें, तो यहाँ पर है x, 2x और 3x, ठीक है। तो इनके भार के स्क्वायर के रूप में काटेंगे तो 1x का भी अलग स्क्वायर होगा, 2x का भी अलग स्क्वायर होगा और 3x का भी अलग स्क्वायर होगा। तो 1x स्क्वायर कितना होता है, 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी टोटल वैल्यूज आएगी यहाँ पे किसकी, भार की। ये भार की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं टोटल, देखो ना ये भार का अनुपात दिया है, तो ये टोटल भार किस रेशो में आएगा, इसके अनुसार, क्योंकि भार का तो स्क्वायर हो रहा है, उसका जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर 9 और 1 हो गया 10 और 14, ये टोटल कितना हो गया, 14x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखो 14 गुना x का स्क्वायर है और x कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12, तो 14 गुना 12 गुना 12 ये हो जाएगा 2016, ठीक है। और हम जानते हैं कि हीरे का मूल्य जो है वो 5184 रुपये है, और जब उसको काटेंगे तो सीधी सी बात है कि हानि होना है, हीरे को काटने पे तो हानि होगी ना। अगर इतना बड़ा हिस्सा है और अगर उसको आपने आधे से काटा तो कुछ तो नुकसान होगा ना उसका, कुछ तो नुकसान होना ही होना है, ठीक है। मतलब इतना हिस्सा कट गया उसका, ठीक है। 2016 हिस्सा जो है वो टुकड़ा हो चुका है इतने रुपए का, ठीक है। 2016 रुपये का टुकड़ा हो चुका है, तो उसको हानि कितने की हो गई हमें वो निकालना है। तो देखो 5184 रुपये का हीरा था, उसमें से 2016 रुपये का कट गया, तो हानि कितने की हो गई, आपको इस नंबर में से सीधा सीधा ये घटा लेना है, तो 3168 रुपये आ जाएगा, जो कि हमारी हुई हानि है इसको हीरे को काटने पे, ठीक है। तो ये हो गई इसमें हानि, ओके। चलो, यदि A ने x रन बनाए, B ने y, C ने z रन बनाए हो तो x अनुपात y बराबर y अनुपात z बराबर 3:2 दिया है। मतलब x अनुपात y बराबर है y अनुपात z के, और वो भी बराबर है 3:2 के। मतलब x अनुपात y की वैल्यू भी ये है और इसकी वैल्यू भी 3:2 है। मतलब x अनुपात y अनुपात z, ये दिया है x अनुपात y 3:2 दिया है, y अनुपात z ये भी 3:2 दिया है। समझ में आ गया ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 दूना कितना हो गया 4, 3 दूना हो गया 6, 3 तिया हो गया 9, 9 6 4 का रेशो आया 10, 4 और 6 10, 10 और 9 19। हमारे हिसाब से टोटल पेमेंट कितना है इनका, 19 रुपये। वो बोल रहा है 342 है, ठीक है। तो हमें प्रत्येक संख्या ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। 19 से ये कितनी बार कटेगा हमें वो निकाल लेना है, ओके। तो देखिए ये आई थिंक 18 बार कटेगा इससे, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, 18 बार कटेगा ये, है ना। तो देखो ये 18 बार कटेगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 18, ओके। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करना है हमें, 9 की भी वैल्यू निकालना है, 6 की भी वैल्यू निकालना है और 4 की भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। प्रत्येक हिस्सा चाहिए ना, तो बस आप इसका एक एक हिस्सा निकालते जाओ। देखो
पहले मान लो x का हिस्सा चाहिए, हमें 9 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 18 का 9 में मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 18 नाम 162, ठीक है। दूसरा वाला हिस्सा चाहिए तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो 18 में, तो 18 छंग कितना हो जाएगा, ये 108। और तीसरा हिस्सा चाहिए जो कि 4 है, तो 18 चौक कितना हो जाएगा, ये 72। तो ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा आ चुका है यहाँ पे आपका आंसर। चलिए, कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 में बांटनी है। देखो ये ए है, ये बी है, 2:5 में बांटना है। ये बोल रहा है यदि ए को 100 रुपये मिले, ए को कितने रुपए मिले, 100 रुपये, तो बी को कितने मिलेंगे। तो सीधी सी बात है कि 2 में कितने का गुणा करें कि 100 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 50 का। तो यहाँ पे भी 50 का गुणा कर दो, रेशो में तो बराबर होगा ना, जो भी चीज़ होगी 50 का गुणा करोगे तो 250 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। ए बी सी में बांटे गए हैं 900 रुपये, उनमें बंटवारा ऐसे किया गया है कि ए का आधा, तो ए का आधा बी के 1/3 के बराबर है और सी के 1/4 के बराबर है। तो ऊपर कोई वैल्यू नहीं दी है, तो ए की वैल्यू 2 है, बी की 3 है, सी की 4 है। और 4 और 3 7, 7 और 2 9, हमारे हिसाब से टोटल पैसा है 9 रुपया और वहाँ दिया है 900 रुपया। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपया, 9 से कट जाएगा ना ये। तो ए बी सी तीनों की राशियाँ निकालना है। तो एक अगर 100 के बराबर है तो 2 होगा 200 के बराबर, 3 होगा 300 के बराबर और 4 होगा 400 के बराबर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर इसका। यदि 126.50 रुपये को ए बी सी में ऐसे बांटना है तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना ज़्यादा होगा। तो देखो पहले ए बी सी लिख लो, 2 5 4, ठीक है। और 126.50 रुपये बांटना है ए बी सी में, है ना। तो यहाँ पे कितना है, ये 5 और 4 9, 9 और 2 11, मतलब हमारे हिसाब से टोटल पैसा है 11 रुपया, और वो बोल रहा है कि 126.50 रुपया है उसके पास टोटल। तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना ज़्यादा है, तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना ज़्यादा है, बी का भाग ए से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। हमें सिर्फ 3 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 11 का हिस्सा इतना है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 11 की वैल्यू अगर इतनी है तो पहले सिंप्लीफाई कर लो। 11 एकम 11, कितना बचा 1, तो 11 एकम 11, फिर पॉइंट 11 पंजे 55, 0, 11.50 आ गया ये। और 1 की वैल्यू इतनी आ चुकी है, तो हमें सिर्फ 3 की वैल्यू चाहिए। 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 0, 3 पंजे 15 की 5, 1 बचा, 11 तिया 33 और 1 हो गया 34, मतलब 34 रुपये 50 पैसा। ये इसके हिस्से से इतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। 6200 रुपये को 1/2, 1/3, 1/5 में बांटना है। तो 1/2, 1/3, 1/5 में बांटना है। तो रेशो दिया है 2 3 5, इनका हमें क्या ले लेना है, एलसीएम। तो 5 तिया 15 आ गया और 15 दूना कितना आ गया, 30, क्योंकि तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये खुद को छोड़कर किसी से नहीं कटती है। तो जब भी अभाज्य संख्याएं आ जाए, जैसे कभी बोल दे कि 1/17 और 19 का एलसीएम लेके बताओ, तो इनका एलसीएम नहीं निकलता है। मैं एक बात बता दूं, इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है, क्योंकि इनका फैक्टर नहीं होता ना, ये किसी की टेबल में नहीं आते। ऐसे ही देखो 2 3 5, ये सिर्फ 2 2 की टेबल में ही आएगा, 3 3 की टेबल में ही आएगा, 5 5 की टेबल में आएगा, 17 17 की टेबल में आएगा, 19 19 की टेबल में आएगा। तो जब भी इतनी संख्याओं का बोल दे, अभाज्य संख्याओं का बोल दे कि एलसीएम बताओ, तो इनका गुणा कर लो सबका आपस में, ये एलसीएम होता है इनका। तो यहाँ पर सारी अभाज्य संख्या है, तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 एलसीएम आ गया, तो 30 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 5 छंग हो जाएगा 30, 3 से कटेगा 10 बार और 2 से ये कटेगा 15 बार, 15 10 6, 6200 रुपये बांटना है हमको इस रेशो में। तो बस 15 और 6 हो गया 21, 21 और 10 हो गया 31। हमारे पास है टोटल 31 रुपया, वो बोल रहा है 6200 रुपया है। तो 31 से 62 2 बार कटेगा तो 200 हो गया। तो एक हो गया 200 की वैल्यू। तो हमें जो हिस्सा चाहिए, चाहे पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, उसका हमें वैल्यू निकाल लेना है। अगर ये पूछ ले कि तीसरा हिस्सा बताओ, थर्ड हिस्सा, ये तीसरे वाले को कितने मिलेंगे, तो तीसरा हिस्सा है 6। एक अगर 200 के बराबर है तो तीसरा मतलब 6 किसके बराबर होगा, तो 6 दूना 1200 के बराबर। पहला हिस्सा पूछ ले तो 1 1200 के बराबर है, तो पहला हिस्सा है 15, तो 15 किसके बराबर होगा, 3000 के, 3000 के बराबर होगा ना। एक अगर 1200 की वैल्यू, 1 1200 को दर्शाता है तो 15 किसको दर्शाएगा, तो एक में अगर मैंने 15 का मल्टीप्लाई किया तब जाके 15 आया,
तो यहाँ पे भी तो 15 का मल्टीप्लाई किया मैंने, 15 दूना 30, ठीक है। कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलो है। यदि बक्से का भार कागज के बंडलों के भार का अनुपात क्रमशः 3:22 है, तो उन कागजों का भार कितने ग्राम होगा। देखो ग्राम में पूछा है और ये जो वैल्यू दी है वो 36 किलोग्राम में दी है, ये चीज़ समझना पड़ेगी आपको, ठीक है। कागज के बंडलों से भरे हुए बक्सा, एक बक्सा है जिसमें कागज पड़े हुए बहुत सारे और उसका पूरे का वेट कितना है, 36 किलो है। यदि बक्से का भार, देखो बक्से का भार और कागज के बंडल का भार, तो ये कागज बंडल, ठीक है, इनका भार कितना है, 3:22 में है। तो उन कागजों का भार बताइए। ये कागजों का भार पूछा है, मतलब ये वाला 22 की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो यार कि बक्से का भार सिर्फ 3 है, 3 के रेशो में है और कागज उसमें 22 है। मतलब अगर किलो में बात करूँ मैं एक अंदाज से, तो मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं तो मान लो कि 3 किलो अगर बक्से का भार है तो 22 किलो कागज का बंडल है, कागज 22 किलो है लगभग है, ये एक मान रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि हमारे हिसाब से इसका टोटल वेट कितना है, 22 और 3 कितना हो गया, 25, और वो बोल रहा है कि 36 है। समझ में आ गया ना ये। और 36, और हमें चाहिए आंसर ग्राम में, तो 36 किलो नहीं एक्चुअली वो 36,000 ग्राम है, क्योंकि 1 किलो में होता है 1000 ग्राम और ये है 36 किलो, तो 36 गुना 1000, 36,000 ग्राम, ठीक है। 36,000 ग्राम हो गया ना ये, 36,000, ये उस बक्से का पूरा वेट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उन कागजों का भार बताइए। ये कागजों का भार मतलब ये 22 की वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है, 22 की वैल्यू। तो 22 की वैल्यू हमें निकालना है, तो 22 का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे डिवाइड करना है हमें किससे। ये जो 22 है वो किसका भार है, कागज का, किसमें से, इस टोटल बक्से में से। और टोटल बक्से का भार कितना है इसके अनुसार, 22 और 3 25, मतलब टोटल 25 किलो में से कागज का बंडल है 22 किलो का। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि टोटल 25 में से 3 किलो वजन है सिर्फ बक्से का। समझ में आया ना ये जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा ना तो तब समझ में आएगा कि मान लो अगर कोई टंकी है उसका 3/4 भाग भरा है, किसी टंकी का 3/4 भाग भरा है, इसका मतलब ये है कि 4 भाग उसका कुल है और उसमें से सिर्फ 3 भाग भरा है। तो 4 में से 3 भाग भरा है, तो 4 में से जो बाकी का 1 भाग है वो क्या है, खाली है। ऐसे निकाला जाता है इसको, ठीक है। यहां पे 25 भाग कुल है सॉरी, और उसमें से 22 भाग क्या है, कागज के बंडल हैं। ये देखो ना 22 का कागज का बंडल। तो 3 भाग क्या है 25 में से, बाकी का जो बचा वो बक्से का भार है। और हमें चाहिए कागज का भार, तो बक्से के भार से कोई लेना देना नहीं है। वो टोटल 25 में से 22 भाग हमें निकालना है कागज का, बस कैलकुलेट कर लो। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है, इसको सिंपल करने के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो कि 36 गुना 1000 है ना ये, तो आप लिख सकते हो, देखो 360 गुना 100, ये डबल जीरो हो जाएगा ना वापिस, 36,000 वापिस हो जाएगा। 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, और 22 चौक कितना हो जाएगा 88। तो 88 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 360 में, तो 360 में जब 88 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,680 होगा आपका आंसर, ठीक है। चलो 3600 के कुल लाभ को क ख ग में इस प्रकार बांटना है कि क ख 5:4 में, ख ग 8:9 में, और ग का हिस्सा बताना है हमें, ठीक है। ग का हिस्सा कितना होगा, तो ग का हिस्सा देखते हैं। देखो क, ख और ग। क ख का हिस्सा है 5:4, ख ग का हिस्सा है 8:9। 9 चौक 36, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। अब देखिए ये 4 से कट रहा है, तो 4 9 36, 4 8 32, 4 दाम 40, 10 8 9, ये रेशो आ गया। ये पूछ रहा है ग का हिस्सा, मतलब ये 9 की वैल्यू पूछ रहा है, और 3600 रुपये टोटल है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, ये 8 और 8 16 और 1 17 और 10 27, 27 है हमारे हिसाब से टोटल पैसा, और वो बोल रहा है 3600 है। ये भी 3 से कटता है, सॉरी 9 से कटता है, और ये भी कटता है, तो 9 से काट दो। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 400।
3 की वैल्यू है 400 और हमें चाहिए ग की वैल्यू। तो देखो 3 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, ये 3 आ जाएगा बटे में, तो 400 बटा 3। और हमें चाहिए 9 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू इतनी है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, 9 का गुणा कर दिया, तो 9 आ गया ना ये। तो 9 का गुणा इधर भी तो करना पड़ेगा, तो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो 400 का गुणा 3 में करेंगे तो 1200 होगा। ये हो गया आपका आंसर इसका ग की वैल्यू। ठीक है। 1050 रुपये एबीसी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि एबी के अंश 2:3 में है और बीसी के अंश 6:5 में है। देखो ए बी सी 3 अंश हैं। एबी का अंश जो है वो 2:3 में है, बीसी का अंश है 6:5 में। 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 6 दूना 12, ये रेशो निकाल लिया हमने इन नंबर्स का। ये बोल रहा है ए का अंश बताओ। ए का अंश मतलब हमें 12 की वैल्यू बताना है। 1050 टोटल पैसा है, हमें इन पूरे में बांटना है। तो जोड़ लो इनको, 8 और 2 10, देखो 18 और 12 30 हो गया, 30 और 15 होता है 45। तो 45 है हमारे हिसाब से टोटल पैसा, वो बोल रहा है 1050 है टोटल पैसा। तो इसको बस सिंपल कर लो, देखो 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, ये 15 हो गया ना, 9 एकम 9, 6 बच गया, तो 15 चौक 60, ये 5 की वैल्यू हो गई 144। ठीक है। अब इसमें आगे देखना, 5 की वैल्यू जब आ चुकी है 144, तो हमें इसमें किसकी वैल्यू निकालना है, ए का अंश निकालना है हमें, ए का। तो ए की वैल्यू कितनी है 12, 5 की वैल्यू जब इतनी है, देखो 5 सॉरी 9 से काटा है ना मैंने, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 6 बचा 60, और गलत कर गया ना मैं, देखो सॉरी 5 से इसको काट तो सकते हैं हम, लेकिन 5 से मत काटो इसको, थोड़ा इजी करने के लिए आप 3 से काट दो इसको। ठीक है। 3 एकम 3, देखो 15 से काट दो इसको, है ना, मैंने 3 से काटा है इसको तो 15 आया ये। अब 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35। अब 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 से तो 35, ये 3 की वैल्यू आ गई 70। 3 अगर 70 के बराबर है तो 1 होगा 70 बटे 3 के बराबर। और हमें चाहिए 12 की वैल्यू, देखो हमें ए का हिस्सा चाहिए ना, तो 12 का गुणा इधर भी कर दो, 12 का गुणा इधर भी कर दो, तो 12 एकम 12, 12 का हिस्सा आ जाएगा ना, तो 3 चौक 12, 70 चौक कितना हो जाएगा, 74 जा 280। ये हो गया आपका आंसर इसका। 3600 ए बी बी सी में बांटना है तो ए का हिस्सा बताना है। देखो ए बी सी लिख दो, ए बी कितना है 15:8, बी सी कितना है 7:8, 8 में 8 का मल्टीप्लाई 64, 8 में 7 का मल्टीप्लाई 56, और 15 से हो जाएगा 105। ये आ गया, 5 और 1 6, 6 5 11, देखो ये नहीं कटेगा। तो ए का हिस्सा बताना है हमें, 105 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो 105 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पहले इनको जोड़ लो, 56 और ये 64, ये हो जाएगा 200, देखो ये हो जाएगा 120, है ना, 6 4 10, 6 5 11, 120 और 105 225। हमारे हिसाब से टोटल पैसा है 225 रुपया, वो बोल रहा है 3600 रुपया है। ठीक है। 3600 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 गुना 100 लिख सकता हूँ ना, तो 25 50 75 100, 25 50 75 100, 8 और एक 9 बार कट जाएगा ये, और 25 चौक 100। ठीक है। 9 चौक 36, तो 1 की वैल्यू हो गई 16, 4 चौक 16। ठीक है। हमें चाहिए ए का हिस्सा मतलब 105 की वैल्यू, तो 105 की वैल्यू चाहिए, तो 105 में 16 का मल्टीप्लाई कर लो, 16 पंजे 80, 16 एकम 16, 1680 हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है। एबीसी में 555 रुपये की राशि इस रेशो में बांटना थी, परंतु गलती से इसमें बांट दी, तो सी को कितनी राशि ज़्यादा मिली, हमें बस ये निकालना है। ठीक है। देखो बांटना किस में थी, पहले एक्चुअल निकाल लीजिए जो मिलना थी वो। ठीक है। तो ए देखो 555 रुपये जो है वो हमें 1/4, 1/5, 1/6 इसमें बांटना था, तो 6 5 4 है ना, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, है ना, 60 आ गया ना। तो आप ऊपर एक काम करो, 60 लिख दो यहाँ पे, 6 से कटेगा 10 बार, 5 से कटेगा 12 बार,
और 4 से कटेगा ये 15 बार। 15 देखो 5 और 2 7 और 2 27 10 37, ये टोटल आ गया 37। ठीक है, 37 हमारे हिसाब से टोटल पैसा है और वो बोल रहा है 555, ये टोटल पैसा है 555। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि सी को कितनी राशि मिलेगी, तो सी का हिस्सा हमें बताना है। सी का हिस्सा कितना है 10, तो 37 की वैल्यू ये है तो हमें 10 की वैल्यू निकालना है। तो पहले तो 37 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें। ओके, तो देखो 37 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 555 अपॉन 37, और 10 की वैल्यू चाहिए तो 0 लगा दो इधर भी और इधर भी। तो 37 से ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 15 टाइम। तो 15 का गुणा 10 में करोगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल उसको मिलना था 150 रुपया, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि 550 रुपये को हमें इस अनुपात में बांटी जानी थी, बांटना इसमें था, लेकिन गलती से 4:5:6 में बांट दिया। तो गलती से आंसर कितना आया, देखो ये तो रियल आंसर है ना, वास्तविक उत्तर है हमारा ये। अब गलत आंसर क्या आया, तो देखो इसको बांट दिया हमने 4:5:6 में, मतलब हमारे हिसाब से टोटल पैसा कैसा हो गया, आप 6 4 10 5 15, टोटल पैसा हमारे अकॉर्डिंग हो गया 15, और वो वैल्यूज हो गई टोटल 555। तो 5 से काटोगे तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 से तो 21, 1 की वैल्यू आ गई 37, और सी का हिस्सा चाहिए था ना, तो 6 की वैल्यू कितना आना थी, 6 से तो 42 की 2, 4 बचा, 6 तिया 18 और 4 हो गया 22, 222। एक्चुअली आंसर आना था 150 रुपया एक्चुअली, और आंसर कितना आ गया 222 रुपये आ गया। मतलब ये कितने रुपए ज़्यादा आ गया, ये ज़्यादा रुपए आ गया, 72 रुपये ज़्यादा आ गया। देखो 150 में 72 जोड़ेंगे तभी तो 222 होगा, मतलब 72 रुपये जो है वो ज़्यादा मिल गए सी को। एक्चुअली इसमें बांटना था और सी को मिल गए 222 रुपये, तो 150 मिलना था, 222 मिल गए, 72 रुपये उसको ज़्यादा मिल गए। एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी, देखो पुत्र पत्नी, देखो उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात दोनों 3:1 हो। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि पुत्र और पत्नी का जो शेयर है वो भी 3:1 में है, और पत्नी और पुत्री का जो शेयर है वो भी 3:1 में है, दोनों सेम रेशो में है। यदि पुत्री को, मतलब इसको पुत्र से 1000 रुपये कम शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति कितनी है। चलो कैलकुलेट करते हैं, पहले इसको सॉल्व करो। 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9:3:1 में आया। अब ये बोल रहा है कि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिलते हैं। यहाँ पे पुत्री को पुत्र से कितने कम रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो तो 8 रुपये कम मिल रहे हैं। मतलब हमारे हिसाब से उसको 8 रुपये कम मिल रहे हैं और वो बोल रहा है कि 10,000 रुपये कम मिल रहे हैं। तो पूरी संपत्ति हमें निकालना है। पूरी संपत्ति कितनी है, 9 और 1 10 और 3 13। हमें 13 की वैल्यू निकालना है, ये 8 की वैल्यू है। तो देखो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ 10,000 को 100 गुना 100, 100 गुना 100, ठीक है। और मैं इसको लिख सकता हूँ 4 गुना 2, 8 को लिख सकता हूँ ना 4 गुना 2। तो 4 से कटेगा ये 25 बार और 2 से कटेगा ये 50 बार। तो 25 पंजे 125 और ये 0। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1250। देखिए ये कितना इजीली कैलकुलेट हो गया। आप इस तरीके से फैक्टर करके काट दो इसको। 1 की वैल्यू इतनी है तो हमें चाहिए पूरी पूंजी, मतलब हमें 13 की वैल्यू निकालना है। तो 125 1250 में 13 का मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 0 तो ऑलरेडी दिया है, 13 पंजे 65 की 5 कैरी 6, 13 दूना 26, 26 और 6 हो गया 32 की 2 कैरी 3, 13 एकम 13, 14 15 16, 16,250 रुपये। ये हो गया आपका आंसर इसका। चलो पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात दिया है 1:2। पूरे विश्व में देखो 1:2 में ये भूमि है, ये जल है। तो मैं ऐसा नंबर मानता हूं जो 2 और 1 को जोड़ने से कटता हो। तो भूमि
का एक हिस्सा और जल का 2 हिस्सा, 2 और 1 कितना हो गया 3, टोटल हिस्सा 3 हो गया। तो मैं 3 से कटने वाला कोई भी एक बड़ा नंबर मान लेता हूं जो 2 अंकों का हो, ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर पाएं उसको, ठीक है। तो 2 अंकों का आप माने तो 60 मान लो, 90 मान लो, 30 मान लो, छोटा नंबर 30 है ना, 30 से छोटा तो कोई नंबर नहीं होगा। तो आप एक काम करो, सबसे ज़्यादा अच्छा है कि उसको 30 मानो, ठीक है, या 300 मान लो, आप जो नंबर हो उसके पीछे 0 लगाओ, इजीली कैलकुलेट होता है ये। तो मैंने मान लिया कि पूरा हिस्सा जो है जिसमें भूमि और जल आ गए दोनों, वो है 30 हिस्सा। तो 1:2 में हमें 30 को बांटना है। हमारे हिसाब से टोटल कितना है यहाँ पे 3, और वो बोल रहा है कि 30 है, तो 3 हो गई 30 की वैल्यू। मैंने मान लिया कि पूरा हिस्सा 30 है, ठीक है, कि माना पूरा हिस्सा भूमि और जल का टोटल भाग 30 है, और 3 30 की वैल्यू है, तो 1 किसकी वैल्यू होगी 10 की। तो 1 अगर 10 की वैल्यू है तो 2 होगी 20 की। तो ये पता चल गया आपको कि टोटल 30 हिस्से में से भूमि का 10 हिस्सा है और जल का कितना हिस्सा है 20, मतलब 20 भाग पे जल है और 10 भाग पे भूमि है। ये टोटल भूमि आ गई, ये टोटल जल आ गया। अब ये बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 में है। तो एक चीज तो पता चल गई होगी यहाँ पे, और दूसरा बोल रहा है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल कितना होगा। तो ये तो टोटल है, ये तो टोटल है, ये टोटल है, टोटल भूमि इतनी है, टोटल जल इतना है। अब यहां पर 2 केस दिए हैं, एक दिया है दक्षिणी गोलार्ध और एक दिया है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, मतलब भूमि और जल का अनुपात दे दिया है कितना 2:3, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध का पूछा है। तो देखो यहाँ पे अब ये चीज समझना कि टोटल मैंने कितना माना है 30 भाग, ये तो समझ में आया ना आपको, 30 भाग टोटल है। तो 30 भाग टोटल है तो 15 भाग उत्तरी गोलार्ध का होगा और 15 भाग दक्षिणी गोलार्ध का, आधा आधा होगा ना दोनों, 30 भाग टोटल माना है मैंने। तो आधा भाग इसका, आधा भाग इसका, उत्तरी गोलार्ध पे भी 15 भाग होगा, दक्षिणी गोलार्ध पे भी 15 भाग होगा। ये तो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। लेकिन यहां पर टोटल भाग 15 आ गया आपका, क्योंकि उसके 2 टुकड़े हो गए ना टोटल भाग के, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, तो 30 के 2 टुकड़े 15-15 हो गए। अब 15 में से भी भूमि और जल अलग अलग हो गए। तो यहां पर भूमि और जल कितने हैं टोटल 5, और हमारे हिसाब से कितने हैं 15। तो 5 15 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा 3 के, क्योंकि 5 दिया 15। 1 3 के बराबर है, तो 2 कितने के बराबर होगा 6 के, और 3 किसके बराबर होगा 9 के, 6:9। ये तो समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध पे भूमि आ गई 6, भूमि 6 है ना, और जल कितना है 9। तो देखो टोटल, अगर टोटल भूमि 10 थी और उसमें से भूमि 6 आ चुकी है, तो दक्षिणी गोलार्ध पे भूमि कितनी बची होगी 4, और टोटल जल था 20, और उसमें से 20 में से ये 9 भाग आ चुका है जल, जो कि उत्तरी गोलार्ध पे है। तो 20 में से 9 भाग पता चल चुका है, तो 20 में से 11 भाग सीधी सी बात है कि दक्षिणी गोलार्ध पे होगा। तो 4:11 में भूमि और जल जो कि दक्षिणी गोलार्ध पे होंगे। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर ये सिक्कों पे आधारित आ गए हैं, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि इसके बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन दिए हैं, और मेरे पास आज समय नहीं है, थोड़ा आज मैं बिजी हूँ थोड़ा सा। तो ये सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो में मैं ये सारे सिक्के वाले क्वेश्चंस ले लूँगा, जिसमें 10-12 क्वेश्चन सारे होंगे, ठीक है। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और हाँ अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और पुराने वाले कमेंट करके बता दें कि वीडियो कैसी लगी। कुछ सुधार करना हो तो आप ज़रूर बताएं, मैं आपकी सारी बातें सुनता हूँ, मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। तो कुछ गलतियाँ होगी तो मैं उसको सुधार करूँगा। अगर कोई क्वेश्चंस गलत हो गया होगा तो अभी जस्ट मुझे कमेंट कर दें, तो मैं उसको कल की वीडियो में ले लूँगा, ठीक है।